नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर और मैं हूं आपके साथ अंशिका। सबसे पहले आप सभी को मेरी और पीएमसी हिंदी चैनल की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दर्शकों, आज दीपावली के मौके पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उन समस्याओं के बारे में जो अक्सर दीपावली के मौके पर सामने आती है। कहीं न कहीं जब प्रदूषण इतना बढ़ता जा रहा है और दीपावली पर जब पटाखे चलाना मना किया जाता है जिससे प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन जाने-अनजाने में कई लोग पटाखे चलाने लगते हैं और उससे प्रदूषण का स्तर और ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिसका असर हम लोगों पर तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जिनके स्वास्थ्य में समस्याएँ हैं, जिनको अस्थमा है या सांस से संबंधित और कोई भी दिक्कत है, उनकी समस्याएँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और ऐसी सिचुएशन में और दीपावली के मौके पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ हादसे भी होने लगते हैं, जहाँ पर बर्न की समस्या भी सामने आती है। तो इन्हीं दोनों विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस रंजन जी। चलिए स्वागत करते हैं उनका। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार। सर, आज दीपावली का मौका है और दीपावली में लोग खुशियों में मग्न हो जाते हैं और इस दौरान पटाखे भी चलाने लग जाते हैं। कहीं न कहीं जाने-अनजाने लोग करने लगते हैं जी। और ऐसे में उन लोगों को समस्याएँ होने लगती हैं जिनको ऑलरेडी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियाँ हैं। जी। तो मैं उन पर आपसे चर्चा करूँगी और दीपावली के मौके पर अक्सर देखा जाता है कि कहीं आग लग जाती है, किसी को बर्न की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई पटाखे से कैसे भी जल जाते हैं। तो उस पर भी आपसे चर्चा करना चाहूँगी कि वहाँ पर हम घरेलू उपचार कैसे करें और इसके साथ ही हम एक्यूप्रेशर के द्वारा, सुजोग के द्वारा हम इसको कैसे क्योर करें और हील करें। हाँ, यस। तो सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगी कि श्वास संबंधित जो समस्याएँ होने लगती हैं लोगों को, तो वहाँ पर हमें किन-किन को ज़्यादा विशेष तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है? किसी विशेष वर्ग को या किसी विशेष व्यक्ति को? यस। देखिए, जब पटाखे फूट रहे हैं और वायु में प्रदूषण बढ़ रहा है, तो छोटे बच्चों को तकलीफ़ें कभी-कभी होती हैं। तो छोटे बच्चों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, छोटे बच्चों की माताओं को छोटे बच्चों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी। और ओल्ड जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनमें भी जो जितने जितने ज़्यादा ओल्ड हैं, उनको सांसों की तकलीफ तो ज़्यादा होती है। खासकर पहले अगर कभी सीओपीडी, सांस लेने की तकलीफ का एक बीमारी का नाम है, उसकी तकलीफ हो गई हुई हो, या पहले से जिनको अस्थमा की शिकायत हो, जिनको अस्थमा हमेशा नहीं आता लेकिन कभी कभी अटैक आता है, तो उनको भी है। और ब्रोंकाइटिस बीमारी हो या कभी पहले कभी निमोनिया हुआ हो, और जो स्मोकर्स हैं, क्योंकि स्मोक करने वालों का लंग बहुत हेल्दी नहीं होता है, उनको तो विशेष ध्यान रखना चाहिए अपना। हम ध्यान ना रखें और बाद में प्रॉब्लम में पड़ें, तो उससे तो अच्छा है कि हम पहले अपना ध्यान रखें। तो इन कैटेगरी को अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर, जो आपने बताया कि हमें इन विशेष कैटेगरी पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे अपना ध्यान नहीं रख सकते और बुज़ुर्गों को इतना ध्यान नहीं रहता कि वो अपना ध्यान रख पाएँ। तो कहीं न कहीं हमें एक स्टेप आगे लेना होगा और उनका ध्यान रखना होगा। हाँ। सर, इसके साथ ही अब मैं आपसे समझना चाहूँगी कि अस्थमा का आपने ज़िक्र किया, तो अस्थमा क्या होता है और ये किन लोगों को होता है? देखिए, अस्थमा एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। इन्फ्लामेटरी मतलब जो सांस की जो नलियाँ होती हैं, उनमें अंदरूनी तल पे स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होती है। और जो एल्वियोलाई हैं, जो सांस की नलियों का जो रास्ता है, वो सिकुड़ जाता है। तो डायलेटर, ब्रोंको डायलेटर इन्हेलेशन के द्वारा दिए जाते हैं, जिससे वो सिकुड़ी हुई सांस की नली जो है वो डायलेट हो। तो ये एक टिपिकल कंडीशन है, जिसमें एलोपैथी के सिस्टम में तो बस टेम्पररी मतलब जो टोपोग्राफिकली लोकली इन्हेलेशन काम करता है, या लॉन्ग टर्म ब्रोंकोडायलेटर भी होते हैं। तो लॉन्ग टर्म ब्रोंकोडायलेटर जो है उसको टैबलेट के द्वारा लेते हैं और इन्हेलेशन के द्वारा ज़्यादा लिए जाते हैं। अब जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनका लंग सेंसिटिव है, उनको अपना ध्यान पहले से रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अस्थमा हो गया फिर आप लाइफ लॉन्ग उसके होने की संभावना रहती है। कोई अगर अपना ध्यान रखते हैं, योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो एपिसोड कम हो जाते हैं, लेकिन कभी भी उनको तकलीफ हो सकती है। कुछ जगह पर अस्थमा को जेनेटिक भी कहा जाता है,
लेकिन इसका जेनेटिक्स से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, बस जिनका लंग सेंसिटिव है वो है। एक्यूप्रेशर यहाँ पर एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा अस्थमा के मरीजों को हेल्प किया जा सकता है। सर, अस्थमा के उपचार पर आएं उससे पहले मैं और भी बीमारियों की और भी श्वास की जो बीमारियां होती हैं जो और ज़्यादा विकराल रूप धारण करने लगती हैं इस दौरान, तो उनके बारे में जानना चाहूँगी और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जी, देखिए, जो स्मोकर्स होते हैं, चाहे वो सिगरेट के स्मोकिंग हो या बीड़ी के स्मोकिंग हो, उनमें इम्फाइसेमा होता है जिसमें लंग के जो टिश्यूज हैं इंटरनली वो डैमेज, एल्वियोलाई डैमेज होने लग जाते हैं। और इसी से मिलता जुलता है COPD, जो कुछ ओल्ड लोगों को, नॉन स्मोकर्स को भी हो सकता है। जो ही नहीं है कि सिर्फ जो स्मोक करते हैं उनको ही सांस की तकलीफ होती है, उनको थोड़ी ज़्यादा होती है, यह बात तो है। अगर लाइफ में हमने अपने पर संयम रखा हो, लाइफ में डिसिप्लिन लाइफ जिया हो, स्मोकिंग से अगर हम बच के रख सकें तो आपको सांसों की तकलीफ होने की संभावना कम है, लेकिन बिल्कुल नहीं होगी ऐसा तो नहीं है। COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसको वो जनरली ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। तो जैसा नाम यहाँ स्पेसिफाई करता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो सांस का जो रास्ता है उसमें म्यूकस हो जाने की वजह से या किसी दूसरे कारणों से सांस की तकलीफ होने लगती है। तो COPD में ऑक्सीजन देने से फायदा हो सकता है, अस्थमा में ऑक्सीजन देने से भी फायदा नहीं होगा। वहां पर जो ब्रोंकियोल है उसको ही डायलेट करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो इस तरह से अस्थमा को और COPD को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। सर, एक और बीमारी सुनने में आती है ब्रोंकाइटिस। यस, तो ये क्या होता है, फिर ये बाकी की दो बीमारियों से कैसे अलग है? यस, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ब्रोंकाइटिस में जिस भी बीमारी में आइटिस आता है, इसका मतलब है कि वो एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, एक सूजन से जुड़ा होता है, और यह सूजन, इन्फ्लामेशन, बहुत बार फीवर के साथ जुड़ा हो, और जब फीवर के साथ होगा तब ये ज़्यादा खतरनाक है। देखिए, वैसे तो हर एक सांस की बीमारी तकलीफ देती है, लेकिन जो फीवर होता है अगर वो बॉडी के हमारे दूसरे टिश्यूज में फैले तो ये ज़्यादा सीरियस हो सकता है। और फिर ब्रोंकाइटिस से ही जब सीरियसनेस की तरफ के हिसाब से देखें तो एक और बीमारी आती है, निमोनिया। निमोनिया में हाई ग्रेड फीवर्स होते हैं और उसमें एंटीबायोटिक, एलोपैथी में तो एंटीबायोटिक ही देते हैं, और निमोनिया से कभी कभी कुछ बच्चों में डेथ भी हो जाते हैं, क्योंकि जब फीवर है, अगर फीवर बॉडी में इंटरनली इन्फेक्शंस को बता रहा है, और अगर इन्फेक्शंस कंट्रोल नहीं हो तो वो जानलेवा होते हैं। तो सर, इनके उपचार पर हम बात करेंगे। मैं आपसे इनको दो टर्म्स में समझना चाहूँगी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उपचार के बारे में समझना चाहूँगी। शॉर्ट टर्म तो हम वो समझ लेंगे जो जिस टाइम पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी, जैसे कि प्रदूषण ज़्यादा बढ़ा तो सांस लेने में दिक्कत हुई, तब हम क्या करें, और जब ये समस्या है तो और भी ज़्यादा ना बढ़े तो यूजुअली हम क्या करें। यस, तो ये जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हम समझने जा रहे हैं, यहाँ पर मैं अपने दर्शकों से अपील भी करना चाहूँगा कि आप सिर्फ अपने इंटरटेनमेंट, इंजॉयमेंट की फिक्र ना करें, यह भी देखें कि आपके पटाखे छोड़ने से अगर वातावरण में पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो किसी बीमार व्यक्ति को, किसी बच्चे को तकलीफ हो सकती है, किसी सीनियर सिटीजन को, ओल्ड पर्सन को सांस की तकलीफ बढ़ सकती है। तो इंटरटेनमेंट करें, लेकिन इंटरटेनमेंट हम लाइटिंग वाले क्रैकर्स से भी कर सकते हैं। थोड़ा वातावरण का, इन्वायरमेंट का और थोड़ा दूसरे लोगों का थोड़ा ध्यान रखें। तो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट में एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा काम आता है। एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है LU4, जिसको एक कॉमन भाषा में ऑक्सीजन पॉइंट भी कहते हैं। जब कभी कोई इमरजेंसी हो, जहाँ पर हॉस्पिटल हम ले जाएंगे, उसको वहाँ पे ऑक्सीजन लगाया जाए, वैसे कंडीशंस में भी एक्यूप्रेशर से ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन का सैचुरेशन, जिसको पल्स ऑक्सीमीटर से भी हम देख सकते हैं। अभी कोरोना के टाइम में ये थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और वैसे भी बहुत लोग यूज किया करते थे। जब हॉस्पिटल जाते हैं, अगर कोई ज़्यादा सीरियस पेशेंट के रूप में जब हॉस्पिटल पहुंचता है, तब तो उसका पल्स ऑक्सीमीटर से देखा ही जाता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है,
क्योंकि वो इमरजेंसी कितनी ज़्यादा है उसका वो इंडिकेटर हो जाता है। अगर ऑक्सीजन लेवल ठीक है तो सांस की तकलीफ वाला मामला तो ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, फिर हम इन्फेक्शन को रूल आउट करेंगे, कोई दूसरी बीमारी को रूल आउट करेंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो टेम्पररी उपाय हॉस्पिटल के अंदर तो ऑक्सीजन मास्क को लगाकर ऑक्सीजन देना होता है। यहाँ पर जो एक एक्यूप्रेशर के अंदर एक बहुत अच्छा पॉइंट है LU4 ऑक्सीजन पॉइंट। LU4 को दबाने से हम तुरंत का तुरंत ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ता हुआ पाते हैं। कोई करके भी देख सकते हैं, कभी सांस की तकलीफ हो रही हो किसी पर्सन को, 2 मिनट के लिए आप ऑक्सीजन पॉइंट दबाइए और उसके बाद फिर आप ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करें तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो सर इसको फिर हम ऐसे डिफरेंशिएट कैसे करें कि हमें अस्थमा में क्या करना है, ब्रोंकाइटिस में क्या करना है, COPD में क्या करना है और निमोनिया में क्या करना है? मैं पहले आपसे समझना चाहूंगी कि अस्थमा पर आते हैं, अस्थमा का कैसे हम क्योर करें? देखिए, जब हम शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट की बात करें, जब इमरजेंसी में तो किसी को भी होश नहीं रहता कि इसको कौन सी बीमारी है, उसको है कि कैसे हम इनको सांस की तकलीफ हो रही है कैसे हेल्प करें जी। तो अगर कभी किसी भी व्यक्ति को हम नोटिस करें इसको सांस की तकलीफ हो रही है तो ऑक्सीजन पॉइंट दबाया जा सकता है। अगर उस व्यक्ति को जानने वाले, उसके परिवार वाले अगर वहां पर हो तब फिर वो देख सकते हैं क्या इनका कोई पहले से कोई मेडिसिन चलती है। अगर पहले से मेडिसिन चलती है इसका मतलब है कि इनका इंटरनली पहले से ज़्यादा डैमेज हो चुका होगा, तब हॉस्पिटल जाना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर पहले कोई एपिसोड नहीं हुआ है तो शायद हम जो अभी एक्यूप्रेशर में हम की बात करेंगे उसको करने से भी हो सकता है सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए। हाँ, जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन अगर पहले कोई एपिसोड नहीं हुए हैं तो उनके ज़्यादा अच्छे हमें रिजल्ट मिलेंगे एक्यूप्रेशर से। तो शॉर्ट टर्म में तो बीमारी को डिफरेंशिएट करना नहीं है, ये लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करने की बात है कि पर्सन अपने लिए क्या करे। और सांस की तकलीफ है तो बहुत ज़्यादा अंतर एनर्जी मेडिसिन में, एक्यूप्रेशर में नहीं है। योगा में बीमारी को देख के अलग अलग ध्यान या अलग अलग आसन प्राणायाम ज़्यादा अंतर नहीं होता है। हाँ, थोड़े बहुत अंतर होते हैं बिल्कुल, लेकिन जितना एलोपैथी में अलग हो जाते हैं और वो हमें समझने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि एलोपैथी के अंदर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, शरीर की बनावट और हमारा शरीर कैसे काम करता है, तो उस हिसाब से हम बांटते हैं। ट्रेडिशनल थिंकिंग में यही तरीका है कि बीमारी को अलग अलग देखा जाता है। अस्थमा है, अगर जब हॉस्पिटल में पेशेंट पहुंचता है, अगर पुराना पेपर भी उसके पास है, अगर पुराने पेपर पे अगर अस्थमा लिखा है तो पहले से ही माइंडसेट हो जाता है कि डॉक्टर का कि हाँ इसको तो हमें इन्हेलेशन देना है, इनको साल्ब्यूटामोल देना है। साल्ब्यूटामोल एक ब्रोंकोडायलेटर है। तो पहले पुराना केस है, पुराना पेशेंट है तो मैनेजमेंट एक अलग ढंग से होता है, एक फ्रेश पेशेंट आया हो तो एक अलग ढंग से होता है। ओल्ड केसेस में अलग अलग बीमारी के हिसाब से चीज़ें अलग होंगी। शॉर्ट टर्म में तो हमें बस उसके सांसों को बढ़ाना है और वहाँ पर LU4 ऑक्सीजन पॉइंट का काम आता है। LU4 ऑक्सीजन पॉइंट कभी कभी जान भी बचा सकता है, किसी को सांस नहीं आ रही हो और अगर उस समय आपको LU4 की जानकारी हो तो LU4 को दबाकर आप उसको इसके लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो इस LU4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मैं आपको लोकेशन बता दूं, ये बहुत हेल्पफुल पॉइंट हो सकता है। अपने हाथ को आप स्ट्रेच करेंगे, अपने सिर को नॉर्मल रखना है और अपने हाथ को आप सीधे हाथ को नाक पर लाकर टच करेंगे। अपर आर्म में मिड पोर्शन में जो पॉइंट नाक को टच करता है वो पॉइंट LU4 का होता है। इस LU4 पॉइंट दोनों हाथों में है। सब हमारे शरीर में सभी नाड़ियां लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ होती हैं। एनर्जी के तौर पे, ऊपरी तौर पे हमारी बॉडी सिमेट्रिकल है, वैसे इंटरनली ये एग्जैक्टली सिमेट्रिकल नहीं है। हमारे शरीर में एक ही लीवर है, हमारे शरीर में एक ही पैंक्रियाज है। खैर, उतना डीप में हम अभी नहीं देख रहे हैं। नाड़ियों के तल पे तो दोनों तरफ नाड़ियां हैं, दोनों तरफ हम इस LU4 ऑक्सीजन पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को चाहे किसी भी बीमारी से, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो COPD हो, चाहे वो स्मोकर हो, चाहे स्मोकर नहीं हो, LU4 ऑक्सीजन पॉइंट दबाकर आप कुछ हेल्प उनकी कर सकते हैं। बाकी आप उनको थोड़ी खुली हवा में ले जाएं। अगर आपको पता है कि खुली हवा में जहाँ पे ऑक्सीजन का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, अगर गर्मी का मौसम, अगर फैन को टॉलरेट कर सकते हैं
तो फैन के नीचे रखने से एयर का सर्कुलेशन ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा ब्रीदिंग स्पेस मिलता है। बंद कमरे में नहीं रखते जनरली जिनको सांस की तकलीफ हो रही हो। तो सर जब ऐसी प्रॉब्लम सडनली हो, जैसे कि अभी अगर प्रदूषण बढ़ रहा है, अब किसी को अस्थमा है या किसी को ब्रोंकाइटिस है, तो वो एकदम से अगर होने लगे, उनकी सांस एकदम से उखड़ने लगे, तो हम क्या करें? उस पॉइंट पर क्या करें? ऑक्सीजन पॉइंट इमरजेंसी पॉइंट है। सांस उखड़ने लगे तब उस समय और LU4 ऑक्सीजन पॉइंट दबाना है। ओके। ये शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में है। ओके। जब हम लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में आएंगे तो तब दूसरे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होंगे। तो सर फिर लॉन्ग टर्म जो मैनेजमेंट होगा तब क्या करें? हाँ, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए तो हमें अपने लाइफस्टाइल को ही चेंज करना है। हमें हर दिन योगा को, ध्यान को अपनाना है, प्राणायाम को अपनाना है। जब हमारे शरीर में कोई बीमारी आ जाती है तो बीमारी एक दिन में नहीं आती, वो उसको कई दिन लगते हैं। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारा अपने हेल्थ के लिए हम फूड के लिए कॉन्शियस नहीं होते हैं, हम जीभ के लिए ज़्यादा खाते हैं। अगर हम फूड के लिए कॉन्शियस हैं तो नेचुरल ईटिंग, हेल्दी ईटिंग से हमारी बॉडी रिकवर करती है। अगर कोई डैमेज किसी को हो भी गया हो, जैसे ये पॉल्यूशन का मामला है, बहुत लोग कंसर्न होते हैं कि महानगरों में तो पॉल्यूशन बहुत है। पॉल्यूशन एक प्रॉब्लम है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे तो यह कहा जाता है कि हमारा मानसिक पॉल्यूशन ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मानसिक पॉल्यूशन किसी के पास ना हो तो वातावरण का पॉल्यूशन उतना प्रभावित नहीं कर सकता। हाँ, अगर हम हरी भरी जगहों पर ग्रीनरी के पास रह सकते हैं तो यह तो फिजिकल हेल्थ के हिसाब से भी अच्छा है। तो सर ये तो रही बात, हम अस्थमा की बात कर रहे थे। जी। अब मैं समझना चाहूंगी कि ये जो अस्थमा के अलावा जो दूसरी डिसीज होती है, COPD है, इसको कैसे समझें और इसका फिर उपचार दोनों टर्म्स में कैसे करें, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म्स? शॉर्ट टर्म में हर एक डिजीज में LU4 ऑक्सीजन पॉइंट काम आएगा। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की जो बात है तो वहाँ पर प्राणायाम और खासकर अनुलोम विलोम प्राणायाम, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम दोनों इड़ा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस करते हैं। तो जिनको भी सांसों की तकलीफ होती है उनको आराम आराम से प्राणायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अलावा जो दूसरे प्राणायाम पॉपुलर हैं, भस्त्रिका और कपालभाति, अगर हाई बीपी अगर उनको नहीं है तब वो कर सकते हैं। हाई बीपी के पर्सन को भस्त्रिका और कपालभाति का प्रयोग अवॉइड करना चाहिए, है ना। या अपना बीपी मॉनिटर करते रहे, प्राणायाम के पहले बीपी मॉनिटर कर लें, कपालभाति या भस्त्रिका करने के बाद फिर से बीपी नोटिस करें। अगर बीपी आपका नहीं बढ़ रहा है तो आप कर सकते हैं, अगर बीपी बढ़ रहा है तब फिर नहीं करें। तो आसान है कि आप किसी अच्छे योग गुरु, योग टीचर के अंदर के सुपरविजन में अपने मेडिकल कंडीशन को बताते हुए, वैसा योग गुरु, वैसा योग टीचर जो समझता है कि किस मेडिकल कंडीशन में किस योगा को करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो सभी लोग अपना सकते हैं। इसमें कोई प्रिकॉशन की बात नहीं है कि ब्रोंकाइटिस का पर्सन या COPD का पर्सन या निमोनिया का पर्सन नहीं कर सकता। हाँ, अब जिसको निमोनिया है तो उसका करने का कुछ मन ही नहीं करता, क्योंकि चूंकि फीवर है, थोड़ी सी बॉडी में वीकनेस वगैरह भी आ जाती है, तो कुछ करने का मन नहीं करता। लेकिन अगर थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए, थोड़ा इंकरेज किया जाए, और अगर वो कर सके, बैठ सके और कर सके, क्योंकि प्राणायाम के लिए तो बैठना पड़ेगा। लेटे हुए हैं, बीमार हैं, तो बैठ अगर सकते हैं तो अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में हमें अपने हेल्थ का ओवरऑल ध्यान रखना चाहिए। सर इसी पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ब्रेथ वर्क को भी बताया जाता है कि अच्छा रहता है, तो क्या किसी श्वास से पीड़ित, श्वास से संबंधित बीमारियों से ग्रसित कोई व्यक्ति, क्या वो कर सकते हैं ब्रेथ वर्क? जब आपको श्वास की तकलीफ का एपिसोड अभी हाल फिलहाल में अगर नहीं हुआ है, पिछले हफ्ते में या पिछले महीने में, अगर अभी आप टेम्पररी सिम्टम फ्री हैं, तब आप कर सकते हैं। अगर कोई सांस की तकलीफ, अगर आप इसी महीने में एंटीबायोटिक आपको नहीं लिया है, अभी अभी आप थोड़े ठीक हुए हैं, तो ब्रेथ वर्क में थोड़ा सा एक्सर्शन होता है, तो आइडियली उनको नहीं करना चाहिए। योग निद्रा या आनापानसति, जिसमें सिर्फ हमें सिंपल सिटिंग है, योग निद्रा में आराम से लेटना है, वो कर सकते हैं। जिनको इस हफ्ते, इस महीने तकलीफ हुई है, उनको ब्रेथ वर्क नहीं करना चाहिए।
सर इसी के साथ मैं बढ़ती हूँ आज के अगले टॉपिक पर, जो कि श्वास की बीमारियों से ही संबंधित एक और बीमारी है। निमोनिया पर आपसे जानना चाहूँगी जी। कि निमोनिया क्या होता है और इसको फिर कैसे ठीक करें। पहले समझना चाहूँगी कि ये क्या होता है। निमोनिया एक इन्फेक्शियस डिजीज है, बैक्टीरिया से ज़्यादातर होता है, वैसे वायरस से भी हो सकता है। अगर हमारी बॉडी में ऐसे बैक्टीरिया चले जाएं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो अंदर इन्फेक्शन कर सकते हैं, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी होते हैं, वो पहचान लेते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया नुकसानदायक है, और वो जब आता है तो उससे वो लड़ने लगते हैं। तो एंटीबॉडी और एंटीजन जो बाहर से आया है उसको एंटीजन कहते हैं, मेडिकल टर्म है थोड़ा। तो एंटीबॉडी एंटीजन की जब फाइटिंग होती है, जब लड़ाई होती है, तो उस लड़ाई में टेम्परेचर बढ़ जाता है। सेल के लेवल पे टेम्परेचर बढ़ने का कारण यही है। अगर हमें बुखार आ रहा है, बुखार का मतलब है कि बॉडी में कहीं पे तो इन्फेक्शन है, और सांस की तकलीफ है तो निमोनिया होने की संभावना है, या ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ब्रोंकाइटिस थोड़ा सा माइल्ड है, निमोनिया थोड़ा ज़्यादा सीरियस डिजीज है, और निमोनिया थोड़ा बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होता है ना। तो निमोनिया है तो एंटीबायोटिक लेना चाहिए, मेडिकल में हम रिस्क नहीं लेते। तो अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक तो लेना पड़ेगा। इन्फेक्शन हो नहीं, वहाँ पर हम ज़्यादा अपने को आपको वैसा अपनी इम्यूनिटी को वैसा मजबूत बना सकते हैं कि आपको इन्फेक्शन आने, जिन लोगों को निमोनिया कभी हो गया हो, वो बाद में अपना ध्यान रखें, अपने खाने पीने में आप हेल्दी ईटिंग लें जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। आप मेडिटेशन को दिन में 2 बार मेडिटेशन में बैठा करें, या 1 बार योग निद्रा और 1 बार मेडिटेशन किया करें। आपका मन शांत होगा तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और मन के स्ट्रांग रहने से आप फिजिकल बॉडी भी आपकी इंटरनली स्ट्रांग होगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। माइंड और इम्यूनिटी के कनेक्शन को मेडिकल में कहा जाता है PNI, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। तो माइंड से भी हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रेगुलर लेवल पे अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। सर माइंड लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या ये सारी जो डिसीज होती हैं, क्या साइकोसोमेटिक रीजन भी होते हैं बिल्कुल इसके? तो बिल्कुल। फिर वो कैसे? यस, देखिए कैसा है कि माइंड और बॉडी कनेक्शन में, जिसको साइकोसोमेटिसिटी कह रहे हैं, साइको मीन्स माइंड, सोमा मीन्स बॉडी। जब हमको ये लगता है, अब भले अभी पॉल्यूशन की वजह से कुछ लोगों को सांसों की तकलीफ हो जाती है, लेकिन जो अस्थमा के मरीज हैं, कितनी बार तो पॉल्यूशन नहीं भी है वातावरण में, फिर भी उनको सांसों की तकलीफ हो जाती है। तो वहाँ वैसे कंडीशन में जब हमारे सामने कोई अपरेंट फिजिकल कंडीशन नहीं है, फिर भी सिम्टम आ रहे हैं, वहाँ पर हमको माइंड का रोल ज़्यादा समझ में आ सकता है। तो ऐसे लुई हे की बुक्स में ऐसा दिया हुआ है। लुई हे जो है, उन्होंने सबसे ज़्यादा इस कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, अपने हिसाब से वो ज़िंदगी नहीं जी पा रहा, उसको स्पेस प्रॉपर नहीं मिल रहा, ब्रीदिंग स्पेस प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो वो जो अपने मन की बात वो जब नहीं कर पा रहा है, जब वो संकुचन फील करता है, जकड़ा जकड़ा फील करता है, तुरंत फैमिली में कोई रोक टोक लगा देते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा ही करना, हमारे परिवार का तो यही सिद्धांत है, इस परिवार में यही होता है। तो जब पेरेंट्स या जो भी बड़े हैं, जब वो आज़ादी नहीं देते हैं, अनजाने में, जाने अनजाने जब कोई पर्सन ऐसा पकड़ लेता है कि मुझे स्पेस नहीं मिल रहा, मुझे फ्रीडम नहीं मिल रहा, मेरे ऊपर तो दबाव है, मेरे ऊपर अननेसेसरी दबाव है। वो दबाव दोनों तरह का हो सकता है, या तो वो वर्किंग स्पेस में हो सकता है या Yes, फैमिली में भी हो सकता राइट, है। बिल्कुल सही, क्योंकि मन तो दोनों जगह है जी। और जीवन दोनों जगह है, तो वो कहीं भी हो सकता है। तो हमें यह बात समझनी चाहिए, जो जिनको सांसों की तकलीफ होती है रेगुलर रूप से, कि एज ए डिवाइन बीइंग हमारे ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन हमें अपने फ्रीडम को खुद ही क्लेम करना पड़ेगा, और वो बिना लड़े। अगर वर्किंग एनवायरनमेंट में है तो आप अपना वर्क प्लेस चेंज कर सकते हैं, या फिर बात भी कर सकते हैं। हाँ, एक बार अपने सुपीरियर से बात कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है। राइट। और मोस्टली ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहां पर सुना जाता है, और हर एक जगह सुना ही जाना जी। चाहिए, और अगर कहीं ऐसा नहीं सुना जा रहा है तो हमें चेंज कर लेना चाहिए, हमें दब कर नहीं जीना चाहिए, क्योंकि वो फिर हेल्थ पर असर लाएगा। और अब नई रिसर्च ऐसे भी आ रही है
कि 24 घंटे में हमारा जो एक्टिव लाइफ है उसमें तो ज़्यादा समय हम वर्क प्लेस पे ही बिताते हैं। तो किस प्रकार की कंपनी में हम काम करते हैं, किस प्रकार के इन्वायरमेंट में काम करते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हेल्थ को डिसाइड करता है और ये हमें समझना चाहिए। तो साइकी तो हमारा कनेक्टेड है हेल्थ से। समय के साथ इस माइंड बॉडी कनेक्शन का महत्व अधिक समझ में आता जाएगा। अभी जो स्पिरिचुअल जगहों पर बात हो रही है माइंड बॉडी कनेक्शन की, ये धीरे धीरे हर एक डॉक्टर और हर एक हॉस्पिटल में ये बात आनी ही है और तब हम दवाओं पर निर्भरता कम हो जाएगी और हम माइंड से लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में हम ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ले पाएंगे। क्योंकि अभी तो बस ऐसा ही लगता है कि स्ट्रेस है या जो भी चीज़ें हैं, हम मेडिकल में जाते हैं, मेडिकल जो डॉक्टर्स होते हैं, जो एमबीबीएस होते हैं, जो मेडिसिन्स प्रेफर करते हैं, जी तो उनसे जाकर जब हम बात करते हैं तो उनसे हमें दवाइयाँ ही मिलती हैं। यस तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। राइट। ब्रांच पीएनआई का डेवलप हो रहा है जी और जल्दी ही वो हर एक हॉस्पिटल और हर एक डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा। सर, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बीमारी की ओर या अगली समस्या की ओर, हम कह सकते हैं ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस की आपने अभी बात की थी कि अस्थमा में और सीओपीडी में जो श्वास नली होती है उसमें सिकुड़न होने लगती है और यहाँ पर सूजन का बात आती है कि सूजन वहाँ पर होने लगती है। तो फिर यहाँ पर उसको इससे अलग क्यों किया गया, क्योंकि है तो प्रॉब्लम वही की, फिर इसको कैसे हम हील करें? देखिए एलोपैथी का जो मेडिकल साइंस है जी वो माइक्रो डिटेल्स में जाता है। प्रैक्टिकली लोगों को तो सांस की तकलीफ है तो सांस की तकलीफ के रूप में जानते हैं, बिल्कुल। लेकिन व्यक्ति के अंदर लंग्स में है, लंग है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, लिव्युलाई है, किस लेवल पे क्या चेंजेस हो रहे हैं वो फिजियोलॉजी को और एनाटॉमी को समझकर बीमारी को बांटा जाता है और ये शायद इस कोशिश में किया जा रहा है कि हम शायद बेहतर इलाज ले पाएंगे। अब उसमें कितनी अच्छी प्रोग्नोसिस है यह तो जग जाहिर है, उसकी ज़्यादा बात हम ना करें। हम क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे, जो घरेलू उपचार या आध्यात्मिक तल पे स्पिरिचुअल थेरेपी यहाँ पर क्या हो सकती है। तो ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जिसमें किसी में फीवर आता है, यानी कि जिसमें इन फीवर आ रहा है या आपको वीकनेस फील हो रहा है, इम्यूनिटी आपको अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है, फीवर है इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो फीवर का नॉर्मल फीवर का जो ट्रीटमेंट होता है एक्यूप्रेशर के अंदर, यहाँ भी वो वही आएगा, यानी कि हम अपने यांग को कम करेंगे। यांग के जो फीवर में यांग बढ़ता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो यांग एक तरह की ऊर्जा है वो बढ़ती है, उस ऊर्जा को हम कम करते हैं कलर थेरेपी के द्वारा। कलर थेरेपी में ब्लैक कलर यूज किया जाता है और हम अपने इंडेक्स फिंगर पर एलाई मेरिडियन, बियोल एलाई मेरिडियन पर ब्लैक कलर थेरेपी करके हम यांग को कम कर सकते हैं। कोई ऐसा रोग जिसमें फीवर हुआ हो, टेम्परेचर बढ़ रहा हो, पैरासिटामोल जैसे काम करता है यह वैसा ही काम करता है और बिना किसी साइड इफेक्ट के। पैरासिटामोल का लीवर पे साइड इफेक्ट पड़ता है। हमारी बॉडी, हमारा लीवर अपने आप को कुछ समय के बाद फिर से मजबूत कर लेता है, वो अलग बात है, अगर हम उसे मजबूत करने का मौका देते हैं तो। अगर नहीं देते हैं तो वो कमजोर हो जाता है और कमजोर ही जीवन चलता रहता है। पैरासिटामोल के साइड इफेक्ट है लेकिन कलर थेरेपी के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोनों हाथों में इंडेक्स फिंगर पे ये एलाई मेरिडियन है, बियोल एलाई मेरिडियन, वहां पर हम स्ट्रेट लाइन यूं खींचते हैं और ऐसा दोनों फिंगर में। अगर माइल्ड फीवर है तो सिर्फ इंडेक्स फिंगर में करना काफी है। अगर कभी कभी मॉडरेट फीवर, हाई फीवर है तो इंडेक्स फिंगर के साथ साथ हम थंब पे भी सेम ब्लैक लाइन खींचते हैं सेंटर में। मैं आपको बताने के लिए थोड़ा सा कर रहा हूं, आपको प्रॉपर गाढ़ा करना है
क्योंकि आपको एक्चुअल इफेक्ट लेना है। और ये जो कलर थेरेपी है ये लगभग 6 घंटे के लिए रखी जाती है। बीच में अगर किसी कारण से अगर हाथ धोना पड़े, मिट जाए, तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। और सर इसका इस्तेमाल जो हमें करना है वो दिन के समय ही करना है, क्योंकि रात के समय कलर थेरेपी इतनी इफेक्टिव नहीं होती। अब कलर है तो जी। लाइट पड़ेगा तभी तो है। अंधेरे में आपने काला रंग लगाया है या लाल रंग लगाया है, वो तो कुछ इफेक्ट नहीं दिखता, नहीं प्रभाव पड़ता। जब लाइट पड़ती है तो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ ही हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। तो विबग्योर अलग अलग रंग की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो कलर थेरेपी से उस फ्रीक्वेंसी का लाइट हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होता है और फिर उसका इफेक्ट आता है, और वो पार्टिकुलर मेरिडियन है, नाड़ी है, तो उसका हीलिंग इफेक्ट है। तो ये सुजोक कलर थेरेपी के अलावा हम एक्यूप्रेशर की कलर थेरेपी करते हैं। एक्चुअल एक्यूप्रेशर पॉइंट पे एक LI5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है थंब के नीचे। दोनों हाथों में हम यहाँ भी ब्लैक कलर कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर में इसको हम सेडेशन कहते हैं, मतलब यहाँ पर जो ची है, यांग ची, उसे हम कम कर रहे हैं। तो जब हमें कोई जो एनर्जी है जो कम करनी है तो हम सेडेट करते हैं। यस, यहाँ पे यांग ची एक्सेस है जी। फीवर में, तो हम उसे कम कर रहे हैं। तो निमोनिया में या ऐसी कोई भी चीज़ों में जिसमें फीवर भी साथ में आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, तो हम ब्लैक कलर लगाकर यहाँ की यांग ची को, LI5 की यांग ची को कम कर सकते हैं। बहुत बार LI5 के साथ साथ हम यहाँ LI3 पर भी करते हैं। अगर फीवर बार बार आ रहा है तो हमें LI5 पे करना है। पहला एपिसोड है तो LI3 पे भी काम करके चल सकता है। तो सर जिन लोगों को श्वास की तकलीफ है तो उनको हम एनर्जी मेडिसिन में या फिर स्पिरिचुअल वे में क्या चीज़ें अपनाएं जिससे कि उनको और भी ज़्यादा फायदे हों और वो जल्दी से जल्द हील होने लगे, उनको परेशानियां ना हो? यस, देखिए, हर एक रोगी को ये समझना है कि हर एक रोग का इलाज है। दवाओं से कंट्रोल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा इलाज नहीं है, ये टेम्पररी है एक तरह से, क्योंकि अगर बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती तब तो दवा आपको कभी नहीं लेनी पड़ती। और हम ऊर्जा से बने हैं, वी आर एनर्जी बीइंग्स, तो ऊर्जा के तल पर जब तक बदलाव नहीं होगा बीमारी रहेगी। तो ऊर्जा तल पे बदलाव लाने के लिए हमें योगा और ध्यान को नियमित रूप से अपनाना चाहिए। ध्यान दिन में 2 बार में बैठना चाहिए 1 घंटे के लिए। अगर आपको 1 घंटा अगर बैठना ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा देर योग निद्रा कर लें और फिर ध्यान कर लें। ध्यान से पहले आप प्राणायाम को जोड़ना चाहें तो प्राणायाम को भी जोड़ सकते हैं, और सबसे सेफ प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम है। एक्यूप्रेशर भी हम रेगुलर लेवल पे कर सकते हैं अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए। सांस की तकलीफ है तो हमारे लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और लंग की मेरिडियन जो है वो काफ़ी बड़ी होती है। 11 एक्यूप्रेशर पॉइंट टोटल में होते हैं। अगर हम इन 11 पे काम करें, लंग्स की कोई भी बीमारी हो, अब जैसे सार्कोइडोसिस है, फाइब्रोसिस है, जिसमें एलोपैथी हाथ खड़े कर देते हैं कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, जहां पर ऑक्सीजन लेवल लगातार डाउन रहता है, हमेशा कम कम ही रहता है। अगर सभी पर काम करें तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है। लेकिन अगर बीमारी ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा गहरी है, तो आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। लेकिन हमेशा होप है, जब तक सांस चल रही है हमेशा उम्मीद रखना चाहिए। तो अस्थमा के पेशेंट्स में या सांस की किसी भी तकलीफ में हम लंग मेरिडियन में, जिसमें टोटल 11 पॉइंट हैं, हम ज़्यादा LU5, LU6, LU7 पर काम करते हैं। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे एल्बो पे है, कोहनी पर। जब हम हाथ को मोड़ते हैं तो जिस जगह पे ये हाथ मुड़ रहा है उससे जस्ट आगे, वैसे जो मुड़ रहा है वहाँ भी LU5 बोलते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में पेन होता है वो थोड़ा सा आगे की तरफ होता है, तो हम वहाँ पे हम मसाज करेंगे। ये LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट, और ये दोनों तरफ है। ये सांस की हर एक तकलीफ में, खासकर अस्थमा में, ये बहुत अच्छा काम का पॉइंट है। LU5 पर अगर सांस की तकलीफ है या सांस की तकलीफ ना भी है, लेकिन अगर आपका लंग वीक है या लंग की नाड़ी वीक है, तो आपको यहाँ पर दर्द मिलेगा। आप खुद से अपना दबा कर देख सकते हैं। अगर दबाने पे आपको दर्द मिले तो आपको यहाँ पर रोज 2 बार दबाना चाहिए, क्योंकि आपका लंग या लंग की नाड़ी स्वस्थ नहीं है। और जिनको सांस की तकलीफ है उनको तो दबाना ही चाहिए, उनको दिन में 5 बार दबाना चाहिए, और 1 बार में 2 मिनट के लिए। आप इसे
लैटरली मूवमेंट से दबा सकते हैं, आप आगे मूवमेंट कर सकते हैं, या अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकते हैं। नाड़ी जो है वो किसी भी तरह से अगर मूवमेंट हो तो वहां पे जो ब्लॉकेज है वो दूर होगी। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट के बाद और उससे थोड़ा सा कम महत्व का LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जहां पर मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, लंग फेल्योर का भी पेशेंट या ऐसा पेशेंट जहां पे मेडिकली कोई होप नहीं है, LU6 पर काम करने से अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। उम्मीद हमेशा होती है। LU6 जो है वो हमारे एल्बो और हमारी रिस्ट इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में है, लेकिन ये थंब की लाइन में। तो इस LU6 पर हम मसाज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। LU5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, LU6 उसके बाद, और LU7 भी किया जा सकता है। महिलाओं में LU7 राइट हैंड का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और पुरुषों में लेफ्ट साइड का LU7 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाड़ियों का विज्ञान भी अपने आप में बहुत गहरा है। अगर आपको इंटरेस्ट आता है, अगर आपको फ़ायदा लग रहा है, तो आप किसी एक्सपर्ट के पास भी जा सकते हैं ज़्यादा गहराई से समझने के लिए। LU5, LU6 पर भी काम करेंगे तो भी आपको एक रीजनेबल बेनिफिट्स जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। ये तो रही बात हमें अस्थमा या फिर श्वास की परेशानियों की। अब आपसे समझना चाहूँगी कि इस सिचुएशन में दिवाली के मौके पर बर्न के केसेस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। जी। बहुत सारे लोग कभी किसी पटाखे से जल जाते हैं या किसी पटाखे के द्वारा आग लग जाती है कहीं, तो भी बर्न के केसेस सामने आते हैं। तो मैं उनके बारे में आपसे समझना चाहूँगी कि किस बर्न पर हमें कितना ज़्यादा, हमें कौन सी नाड़ियों पर काम करना है एक्यूप्रेशर के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं कि इंस्टेंट हीलिंग, हम ऐसा क्या करें जिससे कि उन्हें वहां पर आराम पड़े। राइट। देखिए, मेडिकली बर्न को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है गहराई के तल पे, उसके अनुसार वो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री है। और जिसका जो एरिया है, जो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री का बर्न है, थर्ड डिग्री के बर्न में बोन तक अगर जल गया हो तो वैसा पटाखों से जनरली तो ऐसा नहीं होता। जब कहीं पर आग लग जाए और उसमें कहीं व्यक्ति फंस जाए तब उतने सीवियर लेवल बर्न होता है। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री के बर्न में अगर 3 इंच तक का जलना है तो वो घर पे भी मैनेज किया जा सकता है। वैसे अगर कोई जाना चाहे तो हॉस्पिटल जा सकते हैं, लेकिन अगर 3 इंच से छोटा का बर्न है तो केयर घर पे भी हो सकता है। इसमें सबसे पहले यह बात करनी है कि जब भी जले तो सबसे पहले रनिंग टैप वाटर से खुले नल के नीचे उसको धोना है। एक सफिशिएंट टाइम, 5 मिनट 10 मिनट ठंडे पानी के नीचे उस बॉडी पार्ट को रखिए। देखिए, जो ठंडा पानी है, ठंडे पानी का मतलब बर्फ वाला पानी नहीं है, और रनिंग वाटर, टैप वाटर चाहिए। नल के नीचे अगर आप उसको रखे हुए हैं और उससे उसको शीतलता मिलती है। 5 मिनट 10 मिनट अच्छे से धोने के बाद देखिए, जब जल देंगे तब तकलीफ हो रही होती है, दर्द हो रहा होता है, लेकिन अब थोड़ा सा उस समय तो मजबूत बनना है। गहरी सांसें लेकर थोड़ा टेंशन डाइवर्ट कर सकते हैं, और गहरी सांस लेने से जब ऑक्सीजन बॉडी में ज़्यादा जाता है तब पेन थोड़ा कम पता चलता है। पेन को हैंडल करने के लिए डीप ब्रीदिंग, डीप ऑक्सीजनेशन भी एक उपाय होता है। तो सबसे पहले तो हमें धोना चाहिए। यहाँ पर मैं एक मिथ क्लियर कर दूं, बहुत जगह पर टूथपेस्ट लगा देते हैं लोग। टूथपेस्ट लगाना पॉपुलर थिंकिंग में होगा, मेडिकली ऐसा नहीं पाया गया कि टूथपेस्ट लगाने से कोई विशेष लाभ होता है। अगर ऐसा सोचते हैं कि कूलनेस से मिलता है तो हमें कोई पतला कपड़ा रखकर, या फिर बैंडेज अगर मेडिकल स्टोर से मंगा सके तो बैंडेज रखकर, बैंडेज का एक लेप या 2-3 बार लपेट कर हम वहाँ पर रुमाल में बर्फ रखकर कोल्ड स्पॉन्जिंग हम कर सकते हैं, जिससे शीतलता मिले। ठंडा लगने के लिए टूथपेस्ट लगाना वो कोई मेडिकली प्रूवन बात नहीं है। क्या सर ये छोटे मोटे बर्न्स के लिए भी है कि हम अगर छोटा मोटा भी जल जाते हैं तो भी हमें नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। तो फिर हम उस टाइम पर क्या करें? हाँ, देखिए, पहले तो हमें वहाँ पे थोड़ा ठंडापन चाहिए, और ठंडापन पानी से मिल सकता है। क्या हम, जैसे कि बोला जाता है कि आइस्ड वाटर का भी यूज कर, वो करना है? आइस वाटर यूज नहीं करना है। बस नॉर्मल जो ठंडा पानी मिल जाए उसको पहले धोना है 5 मिनट 10 मिनट, और उसके बाद बैंडेज या कोई भी पतला कपड़ा, साफ कपड़ा रखकर फिर ऊपर से बर्फ को रुमाल में रख के लगा सकते हैं।
लेकिन बर्फ वाले पानी से नहीं धोना है। और जब भी बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि वहां पे इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, क्योंकि जो हमारा जो स्किन है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिससे कि हार्मफुल बैक्टीरियाज या कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में नहीं जा सकते। बर्न हो जाने से वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हट गया और अब कोई भी बैक्टीरिया या बैक्टीरिया के अलावा भी दूसरे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वायरस है, फंजाई है, तो वो बॉडी में जा सकता है, तो इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें वही चीज करनी चाहिए जो इन्फेक्शन को ना होने दे। यहाँ पर मैं टूथपेस्ट के अलावा मैं एक और मिथ बताऊंगा। बहुत लोग तेल लगाते हैं, तेल लगाने का भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ एलोवेरा लगा सकते हैं। एलोवेरा एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो जल जाने के बाद वहाँ पर जो तकलीफ हो रही है उसको कूल करेगा और वो इन्फेक्शन को भी रोकता है। अगर सर यहाँ पर एलोवेरा की अगर हम बात करें तो जी। एलोवेरा का एक तो ट्री हो गया, हाँ, उसको हम यूज कर सकते हैं, उसकी एक टहनी को लेकर के उसको फिर पील करके उसको यूज कर सकते हैं। जी, और कुछ कुछ एलोवेरा जेल्स ऐसे आते हैं पैक्ड, राइट, सो हम दोनों यूज कर सकते हैं। दोनों यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास जल्दी अवेलेबल हो वो यूज कर सकते हैं। लेकिन बात समझिए कि सिर्फ एलोवेरा लगाना ही काफी नहीं है, उससे पहले क्लीन करना और उसको थोड़ा कूलनेस देना। तो इसलिए पानी से पहले बहते पानी से 5 मिनट धोना चाहिए, ज़्यादा भी धो सकते हैं, 10 मिनट भी धो सकते हैं, जब तक जिसको जला है जब तक उसको संतुष्टि ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कितना जला है उस पर निर्भर करेगा। 1st डिग्री बर्न है तो जल्दी कूलनेस हो जाएगा, 2nd डिग्री अगर डीप बर्न है तो थोड़ा समय लगेगा, एरिया पे भी निर्भर करता है। तो सर ये तो आपने बताया कि प्राथमिक उपचार से हम कैसे हील कर सकते हैं, और इसके साथ ही आपने जो मिथ्स क्लियर करे उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम सभी के मन में मिथ्स ये रहते हैं कि हाँ टूथपेस्ट लगा सकते हैं जलने पर, या कोकोनट का ऑयल लगा लेते हैं, या फिर सोचते हैं कि ठंडा बर्फ का पानी यूज करें तो और ज्यादा राहत मिलेगी, जो कि ऐसा नहीं है। हमें इन सब चीजों से दूर रहना है जी। तो सर अभी आपसे समझना चाहूंगी कि क्या सुजोग एक्यूप्रेशर के द्वारा भी कुछ ऐसे हम पॉइंट्स ऐसा होता है क्या कि हम ये बर्निंग सेंसेशंस को कम कर सकें, या वहां पर प्राथमिक उपचार इसके द्वारा भी कर सकें? यस, हम सुजोग एक्यूप्रेशर के द्वारा और खासकर कलर थेरेपी के द्वारा हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर सुजोग के बारे में मैं थोड़ा सा मैं बताऊंगा। सुजोग में सु का मतलब होता है हाथ, जोग का मतलब होता है पैर। हथेली और तलवों के द्वारा सुजोग में चिकित्सा की जाती है। हाँ, हथेलियों का यूज ज्यादा होता है। अब ये जो बर्न है, जलना है, ये एनर्जी के कंसेप्ट में ये यांग का एक्सेस है। यांग एक तरह से हीट है, तो हीट को कम करना है और कूलनेस को बढ़ाना है। इसके लिए यांग को कम करने के लिए ब्लैक कलर से कलर थेरेपी करी जाती है। काले रंग का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन कहां पर? तो हमें थोड़ा कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम को समझना पड़ेगा। मैं अपने हाथ के माध्यम से बताता हूं। हमारे शरीर में जो हमारे जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी है, जिसको ट्रंक कहते हैं, जिसके अंदर हमारा चेस्ट और हमारा पेट आता है, इस ट्रंक से 4 एक्सटेंशन है, 2 हाथ और 2 पैर। तो हमारे हथेली में जो सेंट्रल पार्ट है उससे 4 एक्सटेंशन है, 2 पैर और 2 हाथ। तो अगर पैर में अगर जलना हुआ है तो हमारी ये बीच के 2 अंगुली, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर का यूज होगा। और अगर हमारे हाथ में कुछ तकलीफ हुई है, हाथ में जला है, तो साइड के ये 2 फिंगर, इनका यूज होगा। अब इसमें और डिटेल में हम बढ़ते हैं। तो हमारे पैर में 3 पार्ट है, 2 जॉइंट, घुटने का जॉइंट और टखने का जॉइंट, एंकल जॉइंट। तो हमारी फिंगर में भी 2 जॉइंट है। जो पहला जॉइंट है वो घुटने का जॉइंट है, और उसके आगे का जो जॉइंट है वो एंकल जॉइंट। तो किस एरिया में जलना हुआ है? अगर किसी को घुटने के पास नीचे की तरफ जलना हुआ है, तो घुटने का जॉइंट ये है और घुटने से नीचे ये एरिया घुटने का के नीचे का एरिया हुआ। तो इस एरिया में हम चारों तरफ से मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों में काला रंग लगा देंगे। तो ये जो है यांग को कम करेगा। जॉइंट से हमको इसे डिफरेंशिएट करना है। यह भी आपको देखने पे गौर से देखने पे समझ में आ जाएगा कि जो पहला जॉइंट है वो हमारे हाथ में पहला जॉइंट एल्बो, तो हमारे फिंगर में जो पहला जॉइंट हुआ वो एल्बो के लिए हुआ, कोहनी के लिए। जो दूसरा जॉइंट है वो रिस्ट का जॉइंट है, तो जो दूसरा जॉइंट है वो रिस्ट का जॉइंट हुआ।
अब जो जलना है, तो जो हमारी बॉडी में जो सॉफ्ट पार्ट है वो इन पार्ट होता है और जो हार्ड पार्ट है वो यांग पार्ट होता है। तो यांग में ब्लैक कलर लगाना ज़्यादा जरूरी है, लेकिन ज़्यादा फायदा पहुंचाने के लिए हम चारों तरफ से पूरे फिंगर को कर सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो हमारे पास हनुमान जी की कहानी है, संजीवनी बूटी लानी थी, उन्हें समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूरा पहाड़ ले आया। अगर आपको ये बातें याद ना रहे कि सॉफ्ट पार्ट इन है, हार्ड पार्ट यांग है, तो आप पूरी फिंगर को ब्लैक कलर कर सकते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा देखने में थोड़ा ज़्यादा खराब लगेगा। मिट जाने पे आपको लगा कि अरे इतना मेरा कलर हट गया, फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा। तो आप अगर आपको ये बातें याद रह सके कि पहला जॉइंट घुटने का जॉइंट, दूसरा जॉइंट एंकल का जॉइंट या रिस्ट का जॉइंट, तो आप उस हिसाब से उस एरिया को ही सिर्फ ब्लैक करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये कलर थेरेपी हमें दोनों हाथों में करनी है। और अगर आप ये कॉरेस्पॉन्डेंस पैरों में भी जोड़ सकें, पैरों में जोड़ने के लिए भी देखेंगे हम 4 उंगली है हमारे थंब के अलावा, पैर में भी 4 उंगली है, तो बीच की 2 उंगली पैर हो जाएगी और साइड की 2 उंगली हाथ हो जाएगी। अगर आप करना चाहें तो पैर में भी कर सकते हैं, लेकिन कलर थेरेपी हाथों में ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि हाथ का एरिया लाइट को ज़्यादा एक्सपोज है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो पैर में भी इसी तरह से कर सकते हैं। अगर पैर में जला है तो बीच के 2 उंगलियों पे काला रंग करें, लेकिन पैर में और अच्छा है क्योंकि उंगलियां छोटी हैं तो काला रंग लगाना आपको आसान है। हाथ में अगर आपको याद नहीं रहा कि कौन सा जॉइंट कौन सा है तो आप पूरे करेंगे, लेकिन पैर में तो ईजी है क्योंकि छोटी उंगली है, तो आप पूरा ब्लैक कर सकते हैं। ब्लैक कलर की राइट जगह पर आपने ब्लैक कलर किया तो बर्न जो है वो ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा और बहुत जल्दी ठीक होना शुरू होगा। ये कलर थेरेपी बहुत चमत्कारिक है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। बस आप सुजोग के इस कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट को याद रखें, हमारी बीच की 2 उंगली पैर है और साइड की 2 उंगली हाथ है। और फिर एक जब हमने हाथ और पैर पहचान लिया तो उसका पहला जॉइंट घुटने का जॉइंट या कोहनी का जॉइंट और दूसरा जॉइंट एंकल जॉइंट और रिस्ट जॉइंट है। और फिर उस हिसाब से आप उस पार्ट को ब्लैक कलर करें चारों तरफ से, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीछे का हिस्सा यानी कि यांग का हिस्सा है। ये करने से बर्न में हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं, बहुत जल्दी हीलिंग हो सकती है। थैंक यू सो मच सर, जो आपने बताया कि अगर हम पैरों में जले हैं तो हमें अपनी मिडिल फिंगर और इसके साथ ही रिंग फिंगर या फिर जिसको अनामिका भी हम बोलते हैं, हमें उन पर काम करना है। और या फिर अगर हमें हाथों में जले हैं, अगर हम हाथों में जल गए हैं तो हमें अपनी फर्स्ट और लास्ट फिंगर पर काम करना है। कलर थेरेपी पे अगर हम इधर काम करते हैं तो हमें बर्निंग सेंसेशन काफ़ी कम हो जाएगा। यस, वेरी ट्रू। तो सर आपसे समझना चाहूँगी, जैसा कि आपने स्टेजेस बताए, 3 स्टेजेस बताए बर्निंग के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसा आपने बताया कि जो बर्न हुआ है अगर उसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर से कम है तो हम उसका उपचार घर पर ही कर सकते हैं, हमें आगे नहीं जाना। तो मैं इस पर ही आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम घर पर उपचार कर रहे हैं तो क्या हमें कोई एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, हम ले सकते हैं या नहीं? देखिए, एंटीबायोटिक लेने की बात यह है कि अगर क्या इन्फेक्शन के चांसेस लग रहे हैं। अगर छोटा बर्न है और हम उस व्यक्ति को जानते हैं कि पहले से इसकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, ये व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ता है, तो अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर रिस्क है तो फिर एंटीबायोटिक ले लेना ठीक है। लेकिन यहीं पर कलर थेरेपी का भी बहुत बड़ा रोल आ रहा है। अगर कलर थेरेपी ठीक से किया गया हो तो ये बर्न को बढ़ने नहीं देगा, बर्न के इल इफेक्ट को, और बहुत जल्दी कंट्रोल करेगा। कलर थेरेपी ठीक से करें हो तो एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इन्फेक्शन का रिस्क लगता है तो फिर, या जो पहले से बीमार होते रहते हैं किसी अलग अलग इन्फेक्शन की वजह से, तो फिर एंटीबायोटिक का डोज, प्रॉपर डोज लेना चाहिए इन सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। हम सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन दवा दुकान पे गए और एंटीबायोटिक ले लिए, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि एंटीबायोटिक कब लेना चाहिए के साथ साथ यह भी बातें जुड़ी हैं कि कब नहीं लेना चाहिए। मेडिकल फील्ड में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस और एंटीबायोटिक अब्यूज़ ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ख़ासकर हमारे भारत देश में तो बहुत है, क्योंकि यहाँ पे बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो हम सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन को अवॉइड करें। डॉक्टर को अगर आप दिखाते हैं, अगर बर्न ज़्यादा है, और फिर अगर वो रिकमेंड करता है, कितनी बार कुछ डॉक्टर ऐसा भी होते हैं जो बोलते हैं कि बर्न ज़्यादा नहीं है, एंटीबायोटिक लेना चाहें तो ले लीजिए 5 दिन का डोज, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो उस समय आपके हाथ में भी है कि क्या आपको अपनी इम्यूनिटी पर, या जिस पर्सन को तकलीफ हुई है उसकी इम्यूनिटी पर कितना भरोसा है। अगर आपको लगता है कि इन्फेक्शन का रिस्क है तो फिर एंटीबायोटिक ले लेना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाए
उसके बाद फिर कंट्रोल करने में ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले से पता है कि जो स्किन है वो डैमेज हो गया है, अब इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है, एंटीबायोटिक ले लें। जिनको रिस्क है, जिनको अपनी इम्यूनिटी पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर एंटीबायोटिक डॉक्टर के सुपरविजन में प्रिस्क्रिप्शन पे ले सकते हैं। और सर बाकी की जो बर्न स्टेजेस होती हैं तो हमें कब समझना है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि अभी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं? 3 सेंटीमीटर का आपने बता दिया, लेकिन फिर भी लोग घबरा जाते हैं कि हाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर हमें वहाँ पर कैसे अपने आप को थोड़ा काम करना है, या फिर हमें कब सोचना है कि हाँ, अभी हमें जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, अभी हॉस्पिटल जाना है? देखिए, जब इमीडिएट बर्न हुआ है तो हॉस्पिटल जाने के बाद भी अगर माइनर बर्न है तो ज़्यादा कुछ किया नहीं जाएगा। इमरजेंसी में लोग जाते हैं, लेकिन बहुत सारी इमरजेंसी में तो बहुत भीड़ होती है, और भीड़ में जाकर हम एक तरह से इन्फेक्शन की संभावना को बढ़ा लेते हैं। जब कभी इन्फेक्शन का रिस्क हो तो आइडियली भीड़ वाली जगहों को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन बहुत लोग इस बात को नहीं समझते और वो हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। हाँ, अगर पहले से कोई दूसरे इन्फेक्शन की बीमारियां होती रही हैं, पहले से प्रोन है इन्फेक्शन के लिए, तो फिर दिखाकर। तो ये जो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री की मैं बात बता रहा हूँ। फर्स्ट डिग्री का बर्न जो है वो पेनफुल होता है, क्योंकि आपका जो स्किन डैमेज हुआ है, नर्व एंडिंग टच हुई है, नर्व एंडिंग डिस्टर्ब हुई है, तो वो दर्द होता है। जो सेकंड डिग्री बर्न होता है उसमें ज़्यादा जल चुका है, नर्व ज़्यादा डैमेज हो गए, तो वो पता भी नहीं चलते। जब जो डीप बर्न होता है उसमें दर्द कम होता है। ये इंटरेस्टिंग बात है। जो ज़्यादा जले हैं उनमें दर्द कम होता है सेकंड डिग्री बर्न में। थर्ड डिग्री बर्न तो बोन तक डैमेज हो चुका होता है, और उसमें तो फिर हॉस्पिटल जाना, वो साइज वहाँ पे फिर मैटर नहीं करता, फिर तो हॉस्पिटल जाना अनिवार्य है अगर ज़्यादा जल गए हो। जो पटाखों से जो जलन होगी उसमें जनरली थर्ड डिग्री बर्न तो नहीं होगा, फर्स्ट डिग्री बर्न ही होता है। और अगर 3 सेंटीमीटर से छोटा बर्न है तो आप कॉन्फिडेंस अगर है थेरेपी पे और खुद पे, तो घर पे मैनेज कर सकते हैं। इमरजेंसी में जाने की जरूरत नहीं है, बाद में हम रेगुलर ओपीडी में भी जा सकते हैं। इमरजेंसी में भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। वैसे आपको केस टू केस अपना डिसीजन लेना है कि इसमें क्या है। हाँ, अगर आपने ठंडे पानी से धो लिया है, अगर आपने बैंडेज या कोई साफ सुथरे कपड़े रखकर उस पर आइस स्पॉन्जिंग कर ली है, उसके बाद फिर आप अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्योंकि जो प्राथमिक उपचार है वो तो हॉस्पिटल जाने से भी पहले से होता है, तो आप ज़्यादा अच्छा पाएंगे। हॉस्पिटल जाने पे भी एंटीबायोटिक को प्रिवेंट करने के लिए कोई एंटीबायोटिक क्रीम दी जाएगी, कोई या कोई स्प्रे दिया जाएगा, और एंटीबायोटिक तुरंत कुछ मिनटों में नहीं होता। जो वास्तव मेन चीज़ होती है वो तो दर्द के एहसास को कम करने के लिए कोई पेन किलर का इंजेक्शन होता है। तो अगर शीतलता मिलती है तो उससे पेन कम हो जाता है। गहरी सांस लेने से भी पेन, दर्द कम पता चलता है। और अगर कोई पेन किलर आप ले सकें तो पेन किलर में सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वो एंटीबायोटिक सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन तो बिल्कुल ना करें। पेन किलर तो खैर आप ले सकते हैं, कोई भी फीवर को कम करने वाली दवा हो वो भी पेन को कम करती है। जो दर्द होता है ना, वो इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। इन्फ्लामेशन जो है वो सेलुलर लेवल पे, लोकल लेवल पे स्वेलिंग है, कोई डैमेज हुआ तो सेल्स जो है वो वहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं उसको हील करने के लिए। तो इन्फ्लामेशन एक तरह से हीलिंग मैकेनिज्म भी है, लेकिन टेम्परेचर उससे बढ़ता है, उससे सूजन आती है, और कभी कभी वहाँ पर लॉन्ग टर्म में वहाँ पर पानी आ सकता है, और फिर इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा होती है। तो स्प्रे के द्वारा या दूसरे तरीकों से एंटीबायोटिक पहुंचाकर इन्फेक्शन को रोका जाता है। सर क्या इनके कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, एंटीबायोटिक्स या फिर जो पेन किलर्स हम लेते हैं बर्न के दौरान, क्या इसका कोई और साइड इफेक्ट होता है? शॉर्ट टर्म में साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होते हैं। पेन किलर के साइड इफेक्ट शॉर्ट टर्म में नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर हम अब्यूज़ करते हैं, अब्यूज़ मतलब कि हम खुद से बस दवा लिए जा रहे हैं, कभी भी दर्द हुआ हमने दवा गोली खा ली। अगर दर्द बार बार होता है तो चेक कराना चाहिए कि क्या गड़बड़ी है। अल्ट्रासाउंड होता है, ब्लड टेस्ट होती हैं कि किस ऑर्गन में क्या तकलीफ है। पेन किलर हमें ज़्यादा लंबे समय के लिए ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, 1 बार 2 बार तो ले सकते हैं। एंटीबायोटिक सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं,
लेकिन बहुत लोग खासकर जो थोड़ा सा गूगल पे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा किसी से सुन लेते हैं, परिवार में कोई व्यक्ति कभी हॉस्पिटल में या मेडिकल में कुछ काम कभी किया हो तो वो भी कर देते हैं। सुपरविजन में जिनको एंटीबायोटिक की जानकारी है कि कौन सा एंटीबायोटिक कब काम करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ इस केस में कौन सा बैक्टीरिया आ सकता है, उसके लिए कौन सा एंटीबायोटिक है, तो जिनको प्रॉपर नॉलेज है उनके सुपरविजन में ही मेडिसिन लेना चाहिए। तो सुनी सुनाई बातों से या गूगल पे सर्च करके तो नहीं करना चाहिए। वैसे हो जाता है, लोग मिल जाती हैं दवाइयाँ, वैसे तो आइडली ये मिलनी भी नहीं चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं होता है, आप खुद से जाके दवाइयाँ नहीं ले सकते जब तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपके साथ नहीं है, आपको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। हमारे भारत देश में चूँकि आबादी बहुत है, बहुत लोगों तक दवाइयाँ पहुँचानी है, तो वो प्रैक्टिकली और फाइनेंस की रीजन वाइज भी, क्योंकि बहुत सारे जो लोअर मिडिल क्लास हैं डॉक्टर के पास जाएंगे, एक प्रिस्क्रिप्शन फ़ी देनी है, जो दिहाड़ी पर जीने वाले लोग हैं तो उतनी डॉक्टर की फ़ी भी कहाँ से ला पाएंगे। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सिस्टम चल रहा है, तो एक तरह से वो ओके भी है, लेकिन एंटीबायोटिक एब्यूज हो जाता है। जितनी दवाई खानी चाहिए, एंटीबायोटिक ज़्यादातर एंटीबायोटिक का डोज 5 डेज़ के लिए होता है, कभी कभी 7 डेज़ या कभी ज़्यादा भी होता है। अब एंटीबायोटिक अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ले रहे हैं तो 5 दिन के लिए लेना चाहिए। पहले बंद करेंगे तो आपकी बैक्टीरिया, आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस उस बैक्टीरिया में डेवलप होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो पेन किलर में साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं है, एंटीबायोटिक में साइड इफेक्ट्स ज़्यादा है। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी आपने जो नॉलेज हमारे साथ शेयर की कि हमें बर्न पर क्या करना चाहिए, हमें अस्थमा की या फिर सांस की प्रॉब्लम जब हमको ज़्यादा होने लगे इस टाइम पर, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर अब वक्त हो चला है आज के एपिसोड को विराम देने का, तो जाते जाते मैं आपसे समझना चाहूँगी, एक टिप मैं जानना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए, ऐसे दिवाली के त्यौहार पर, त्योहारी सीजन पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? देखिए, दिवाली के त्यौहार के पे तो मैं अपने दर्शकों को हैप्पी दिवाली विश करना चाहूँगा कि आप दिवाली का त्यौहार अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ खुशी के साथ मनाएं। लेकिन खुशियाँ मनाने के लिए पटाखे ही मुख्य माध्यम नहीं है, और पटाखों में भी लाइटिंग वाले आप पटाखे कर सकते हैं, आवाज़ वाले या जो ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं वो आप अपना एनालाइज करें। दूसरों को देखकर पटाखे फोड़ने की टेंडेंसी को अवॉइड करें। बिना खुद को या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए और पॉल्यूशन को बिना ज़्यादा फैलाए भी हम त्योहार को मना सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ एक हैप्पी टाइम, क्वालिटी टाइम, फन टाइम स्पेंड करें। अच्छी दिवाली तो परिवार के साथ है। क्रैकर्स फोड़ सकते हैं, लेकिन एयर पॉल्यूशन करने वाले जो पटाखे वायु प्रदूषण फैलाएं, उनको थोड़ा हम कम फोड़ें, ना फोड़ें, तो वो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे वातावरण के लिए अधिक अच्छा है। बिना पटाखे की दिवाली भी आप मना सकते हैं अपने परिवार के साथ। हम थोड़ा वातावरण का भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच सर, इस सब नॉलेज के लिए और आपके विशेष के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके साथ ही आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो कि एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल, और आपकी दिवाली इस बार जो मनाइए, आशा करते हैं आपकी दिवाली सेफ हो और सुरक्षित हो। नमस्कार।